फूट गया फ्यूल बम, पाकिस्तान में मचा हड़कंप। पेट्रोल 458 रुपए, डीजल 520 रुपए के पार। मुनीर शहबाज की दलाली पाकिस्तान पर पड़ रही भारी। रोटी चावल के लाले पेट्रोल को भी तरस गए। पेट्रोल की कीमत कम होने के बजाय जो है बढ़ती जा रही है। मतलब 50 रुपए अगर वो कम करते हैं तो 100-150 रुपया बढ़ा देते हैं। अल नीनो की आहट, अब फूटेगा वाटर बम। अमेरिका ईरान जंग से पैदा हुए तेल संकट से पाकिस्तान बेहाल है। अब वहां की सरकार ने जनता को एक और बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए से बढ़ाकर इसे 458 रुपए तक पहुंचा दिया है प्रति लीटर, और डीजल की कीमत भी 184 से बढ़ाकर 520 रुपए से ज्यादा कर दिया प्रति लीटर। तो पाकिस्तान सरकार ने केरोसिन की कीमतों को भी नहीं बख्शा है। 34 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब पाकिस्तान में 1 लीटर केरोसिन का दाम 457 रुपए 80 पैसे लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू है, जिसकी वजह से बीती रात 12 बजे से पहले पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में पेट्रोल पंप के लिए गाड़ियों में कतार लगी हुई थी। पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतार देखने को मिली। लोग महंगे पेट्रोल और डीजल से बचने के लिए अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचने लगे हैं। बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। तो हुकूमत ने अपनी चादर देखते हुए भरपूर कोशिश की है कि अवाम को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन भी दी जा सके, पर क्योंकि वसाइल महदूद हैं और इस जंग के इख्तिताम की कोई अभी हालत सामने नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद पूरे देश में मंदी की मार पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पेट्रोल डीजल जिससे न सिर्फ रोजमर्रा के सामान, फल, सब्जी, आटा, दूध, चावल महंगे हो जाएंगे, उद्योग भी बंद हो सकते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से पाकिस्तान की आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, जिसकी वजह से आम लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। चीज़ महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा और गाड़ियों में किराए का इजाफा हो जाएगा, हर चीज पे जो है ना वो दबाव आएगा। इस कदर इजाफा जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से पहले ही गरीब आदमी जो है इसकी चक्की में पिसा हुआ है, तो मजीद आगे जो है इसकी वजह से महंगाई जो है वो ज्यादा जोर पकड़ेगी। हुकूमत को सोचना चाहिए। 458 रुपये 458 लीटर कर दिया है। इस महंगाई के अंदर जो कोई गरीब बंदा है, जो मजदूर तबका है, वो किस तरीके से किस तरह करेगा अपने अखराजात पूरे। पेट्रोल के साथ साथ जो जितनी चीज़ें होती हैं, अगर आप वेजिटेबल्स पर चले आएँ या किसी भी चीज़ों पर चले आएँ, आटे पर चले आएँ, गंदम पर चले आएँ, ये हर एक चीज़ जो है पेट्रोल के साथ साथ वो भी महंगी होगी। हुकूमत को ये जो कर रहे हैं, एक तो पहले से भी जितना बढ़ाया था उतना बढ़ा नहीं था, और दूसरी तो हम बेवकूफ़ तो हम आवाम में मेरे ख्याल से, और हम जैसे पेट्रोल का पता चलता है भराने लग जाते हैं। ऐसा होना चाहिए कि हम पहिया जाम करके रुक जाए, रोड जाम करके। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए। अब हमें साइकिल लेना पड़ेगा बाइक छोड़ के। हुकूमत से यही करेंगे कि भाई या तो उसको सही करो या कोई हमें कोई तरीका बताओ कि हम क्या करें। हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, फ्रेंडली रिलीफ जो बजट हैं वो बनाने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस वजह से कितनी आवाम जो है मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत को फौरी तौर पर ज़िम्मेदार को
इस पे फ्रेंडली रिलीफ बजट कायम करना चाहिए। 458 रुपये तो बहुत ज़्यादा कर दिया है पेट्रोल, गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आवाम के लिए परेशानी है। अब मुझे ट्रैवल करके जाना है आगे और ये इन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं देने से इनकार। बस मैं यही कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाम का तो वैसे ही जनाजा निकाल दिया, कबाड़ा कर दिया सर, कुछ नहीं बचा अब तो। ये तो हुकूमती नुमाइंदों को शर्म करनी चाहिए। अगर तो पीछे से इन्हें महंगा मिलता हो तब ये महंगा करे, जब महंगा भी नहीं मिलना तब जो सस्ता लेके अमेरिका ने उन्होंने बेचना है, तो फिर यहाँ पे तो फिर अवाम ने तंग होना ही होना है। ज्यादती है बस, और क्या कहते हैं। दोनों मैम गरीब आवाम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते इनसे, इनके लिए दुआ कर सकते हैं हम, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। ये पेट्रोल की बात नहीं है सिर्फ, इसके साथ चीनी, आटा, घी वगैरह सब कुछ महंगा हो जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है। बहुत से मुश्किलात कारोबार पे असर पड़ता है। पेट्रोल की वजह से सारे मसाइल बढ़ जाते हैं ना, जितने है ना कारोबार पर ये असर करता है। गरीब लोग तो वैसे ही परेशान है। हम 600 रुपये कमाता है, 300-400 का पेट्रोल डालेगा तो एक टाइम का होता है, खाने का नहीं बचता है पैसे, तो पेट्रोल का क्या करेगा। गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि थोड़ा रहम करें लोगों पे। कौन पूरा कर सकता है हर किसी को। अच्छे का बेड़ा गर्क हो गया, अभी लोग फुल करा रहे, कब तक फुल कराते रहेंगे, एंड में तो पैदल आना ही पड़ेगा उनको, कौन दिलवा सकता है। गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि पेट्रोल को कम करो, सस्ता करो, उनकी मेहरबानी होगी सर। ये नाजायज़ है सर, आपको ये कहना चाहिए हमारे वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला, फाइनेंस मिनिस्टर, इनको इतना कहना चाहिए कम से कम हमारे लिए नहीं, जो गरीब बंदे हैं उनके लिए थोड़ा वो कंसेशन करना चाहिए। हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि आवाम को थोड़ा सा हाथ हल्का रखे, बिकॉज जब पेट्रोल की कीमतें ऊपर होती हैं तो तमाम ग्रोसरीज वगैरह और हर चीज़ के जो है रेट्स ऊपर चले जाते हैं। और पाकिस्तानी आवाम की दिल की बात आपने सुन ली। पिछले महीने भी पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 20% की बढ़ोतरी की थी। अब लगातार बढ़ती कीमतों से महंगाई और बढ़ेगी, जिससे पहले से ही परेशान जनता की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ना तो तय है। पाकिस्तान के लिए भी एक बुरी खबर है। आज अरब गल्फ डीजल की कीमत में एक दिन में बुलंद तरीन इजाफा देखा गया। एक दिन में 19% या $46 से ज्यादा इजाफे के साथ कीमत $285 पर पहुंच गई। हुकूमत पहले ही डीजल पर सब्सिडी दे रही है और अब ईरान जंग के बाद डीजल की कीमतों में 222% इजाफा हो चुका है। डीजल की जो कीमत जंग से एक दिन पहले 27 फरवरी को $88.46 फी बैरल थी, वो अब $285 फी बैरल है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 80% इजाफा हुआ है और कीमत $76 फी बैरल से $136 फी बैरल तक पहुंच गई है। जेट फ्यूल की कीमत 150% बढ़ चुकी है। जब जंग शुरू हुई और बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए का इजाफा किया। फिर वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को बताया कि हुकूमत पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा ना करके 69 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है और अब 56 अरब रुपए की मज़ीद सब्सिडी देगी। मगर अब हुकूमत क्या करेगी? पेट्रोल डीजल के साथ ही पाकिस्तान में हाईवे पर टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी हो गई है। पाकिस्तान में टोल दरों में 50% तक की भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे यात्रा महंगी हो गई है। इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे पर कारों के लिए टोल 850 रुपए, जबकि लाहौर इस्लामाबाद पर 1330 रुपए तक टोल पहुंच गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है। नए टोल रेट्स का इतलाक 5 अप्रैल 2026 से होगा। कौमी शहरों पर कार टोल टैक्स 100 रुपये मुकर्रर किया गया। कोहाट ने टनल पर कार के टोल 250 रुपये कर दिया गया। कार टोल मोटरवे M1 पर 700, M3 पर और 1000 रुपये मुकर्रर किया गया है। M4 पर 1300 और M5 पर 1500 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। M14 पर 800 और M35 पर 350 रुपये मुकर्रर किया गया है। वैगन बस और ट्रकों के टोल रेट्स में भी नुमाया इजाफा किया गया है। पाकिस्तानी सरकार का तो कहना है कि देश में तेल की कीमतें इसलिए बढ़ानी पड़ी हैं क्योंकि मुल्क में संसाधनों की कमी है। युद्ध शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक लगभग खत्म हो गया है। अब ऐसे में शहबाज शरीफ इस मंदी से उबरने के लिए फंड जुटाने की बात कर रहे हैं। पहले हफ्ते हमें फिल फॉर 55 रुपये पास ऑन करना पड़ा और हमने इसको इक्वेट किया डीजल को और पेट्रोल की कीमत को। एक की पीडीएल हमने कम की और इसको इक्वेट करके हमने 55 रुपये के तौर पर पास किया। पाकिस्तान के मेहनती दहकान, मजदूर, दुकानदार, उनके लिए बेपनाह एक माशी बोझ था जो कि उन्होंने एब्जॉर्ब किया। अपनी ज़राअत को प्रोटेक्ट करना है, हार्वेस्टिंग शुरू हुआ चाहती है, उसके लिए तेल चाहिए, डीजल चाहिए। फिर आपने आगे पर नई बिजाई करनी है, उसके लिए डीजल चाहिए। तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने ज़राअत को
क्योंकि ये वो शोबा है जो कि बहुत चंद महीनों में टर्न अराउंड कर सकता है। इसी तरीके से आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल कर सकें। इनके लिए यकीनन हमें फंड्स चाहिए और ये फंड्स हमने मिलकर इकट्ठे करने हैं। हालांकि ये गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तानी आवाम जहां महंगाई के आंसू रो रही है, वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रत्ती भर भी इजाफा नहीं हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम थोड़े बढ़े जरूर हैं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में इतना दम है कि वो ऐसे झटके झेल पा रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की किल्लत के बीच पानी के लिए भी हाहाकार मचने वाला है। एक्सपर्ट ने इस साल पाकिस्तान में अल नीनो की चेतावनी दी है। अब अल नीनो के चलते इस बार बारिश की कमी की आशंका बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। सिंधु समझौता रद्द होने से पहले ही पानी की किल्लत पाकिस्तान में है, लोग जूझ रहे हैं, अब दोहरी मार पड़ेगी। एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली यानी कि उसके जरिए जो नहर है निर्भर है। यदि पानी की आपूर्ति बाधित होती है तो गेहूं, चावल और कपास जैसे प्रमुख फसलों का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य संकट की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और भीषण हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। अमेरिका और इजराइल अब मिलकर ईरान को टारगेट कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण के बाद तो गुरुवार को अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज B1 पर अटैक कर दिया। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 95 लोग घायल हुए हैं। ये सभी लोग आम नागरिक हैं। वो नेचर डे मनाने के लिए अपने घरों से निकले थे, जिनकी जाने गई। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके ब्रिज के बड़े हिस्से को उड़ा दिया। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। यह पुल राजधानी तेहरान को पश्चिमी शहर करज से जोड़ने वाला एक अहम हाईवे ब्रिज था, जो लगभग बनकर तैयार हो चुका था, जिसे अमेरिका ने निशाना बनाया। हवाई हमले में ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो चुका है। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका धुआं हो गया। हमले के बाद इलाके में बिजली भी ठप हो गई। ब्रिज के बीच का हिस्सा पूरी तरह से धराशायी हो गया। हमले के बाद चीख पुकार मच गई। 100 से ज्यादा लोग हमले की चपेट में आ गए, जिससे 8 लोगों की मौत हुई है। 95 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और जिस ब्रिज को अमेरिका ने उड़ाया है वो कोई साधारण ब्रिज नहीं था। B1 ईरान के करज इलाके में स्थित एक निर्माणाधीन ब्रिज है। यह तेहरान को पश्चिमी शहर करज से जोड़ने वाला अहम ब्रिज था। बताया जा रहा है कि 37,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से यह बनकर तैयार हुआ था। यह मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ब्रिज माना जा रहा था, जिसे अमेरिका ने एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। अब ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने और भयानक हमले की धमकी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो और भयानक हमले करेंगे। ईरान के पास सब कुछ बचा नहीं है, ईरान को समझौता करना ही होगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सबसे बड़े पुल को गिरा दिया गया है, वो अब कभी इस्तेमाल इसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस लायक ही नहीं छोड़ा गया है। अगर ईरान समय पर डील नहीं करता है तो ऐसे हमले और आगे भी होते रहेंगे और इससे भयानक तबाही होगी। तो अमेरिका की ओर से एक बार फिर से धमकी दी गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस ब्रिज के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर ईरान समझौते के लिए नहीं बैठता है, समझौते के लिए नहीं मानता है, अमेरिका के शर्तों को नहीं तवज्जो देता है, तो ऐसे में पूरी तरह से ईरान में किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को रहने नहीं दिया जाएगा। और जो ब्रिज आप देख पा रहे हैं, जिसको इस तरह से उड़ाया गया है कि आगे इस्तेमाल के लायक तक नहीं बचा है। अमेरिकी हमले से ईरान कितना भड़का हुआ है, अब उसके भी कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने भयंकर हमला किया है। मिडिल ईस्ट के देशों में जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं, ईरान उन पर मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। ईरान के सबसे बड़े ब्रिज पर हमले के बाद ईरान अब आर पार के मूड में है। ईरान ने अमेरिका को 2 टूक कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन कोई समझौता नहीं करेंगे। अब करज में ब्रिज पर हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट पर हमले और तेज कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना शुरू किया है, तो वहीं पर इजराइल पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर
एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान हमले से सेंट्रल इजराइल में भारी तबाही की खबर है। मिसाइल हमले का नया वीडियो भी सामने आया जिसमें एक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए मिसाइल सीधा जमीन पर टकराते हुए देखा जा सकता है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इजराइल की है और मध्य इजराइल में ये एक मिसाइल हिट हुआ है जिसकी तस्वीर आई है। अब इसके बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक तेजी से आता हुआ ये मिसाइल, जिसके आग का गोला सीधा आता है, टकराता है, उसके बाद जबरदस्त एक धमाका होता है, फिर आग की लपटें उठती हैं और फिर काला धुआं उठने लगता है। तो ये एक मिसाइल है जो हिट करने में कामयाब रहा है सेंट्रल इजराइल में। ये देखिए, इसका एक और एंगल से वीडियो है, सामने आया है, आप देखिए, जमीन पर टकराया, तेज आवाज, उसके बाद आग का गोला, उसके बाद काले धुएं का गुबार। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि जहां पर ये गिरा है वहां पर क्या था, क्योंकि ज्यादातर वक्त में ये देखा जाता है कि खबरें आ जाती हैं कि वहां पर कोई मकान को टारगेट किया गया था, कि लेकिन ये रिहायशी इलाका है, तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं था। ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई थी, मकसद एक ही था कि मिसाइल जहां पर भी गिरे नुकसान पहुंचाए, और इजराइल में जैसे नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि खामियाजा आम लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। लेकिन मैसेज ये जाता है वहां की सरकार को जो इस वक्त जंग में है ईरान के साथ। तो ईरान की ओर से लगभग आप मानिए कि पिछले 35 दिन के इस लड़ाई में करीब 90 से ज्यादा बार खेप भेजी जा चुकी है मिसाइलों की, और ये खेप सेंचुरी मनाने जा रही है, लेकिन अभी तक ये मिसाइल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट जंग के बीच यूएस इंटेलिजेंस ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान की सैनिक क्षमता भी खत्म नहीं हुई है, उसके आधे मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान के पास अभी भी हजारों ड्रोन मौजूद हैं, क्रूज मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लगभग 50% ड्रोन क्षमता अभी भी बची हुई है। ईरान के तटीय रक्षा वाले कई क्रूज मिसाइल भी सुरक्षित हैं। IRGC नेवी के पास अभी भी सैकड़ों छोटी नाव हैं जिनसे ईरान हमला कर सकता है। ईरान के ज्यादातर हथियार अंडरग्राउंड टनल में हैं जिन्हें पूरी तरह खत्म करना बेहद मुश्किल है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के 24 घंटे के अंदर आई है जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की सैन्य ताकत खत्म हो गई है। ईरान की सेना अमेरिका के कंट्रोल में है। इस रिपोर्ट के साथ ही ईरान अभी भी अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम है। अब यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासे के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि हमारे हथियार गिनने की कोशिश मत करो, हमारे पास मिसाइल ड्रोन का बड़ा जखीरा मौजूद है जिसे खत्म करना नामुमकिन है। ये मत सोचो कि तुमने हमारे रणनीतिक मिसाइल बनाने वाले केंद्र, लंबी दूरी के हमलावर और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम या हमारा खास सैन्य उपकरण नष्ट कर दिया है। ऐसा सोचने से तुम और ज्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब सैन्य ठिकानों के साथ साथ सिविलियन और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गई है। अमेरिका ने तेहरान में 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला किया है। हमले में पूरी बिल्डिंग कैसे तबाह हुई वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले को वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला बताया। ईरान ने WHO और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों से इस हमले की निंदा करने की मांग की है। जाहिर है 100 साल पुराना ये बायोटेक केंद्र है और जानकारी के मुताबिक कैंसर की जो दवाइयां हैं उस पर यहाँ पर रिसर्च लंबे समय से चल रही थी। तो आप ये सोचिए एक जानलेवा बीमारी को कैसे इरेडिकेट किया जा सके, जिस बायोटेक सेंटर में काम हो रहा है, आपने उसी सेंटर को तबाह कर दिया। ये तो मानवता के खिलाफ हमला कहा जाएगा। अब इजरायल ने ईरान के मशहद एयरपोर्ट के पास भीषण हमला किया है। हरम के पास की गई बमबारी में बताया जा रहा है काफी नुकसान हुआ है। इस पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला। हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बमबारी के बाद धुएं का ये बड़ा सा गुबार आपको आसमान में उठता हुआ दिखाई देगा। तो मशहद एयरपोर्ट के पास ये हमला किया गया। मशहद एयरपोर्ट सबसे अहम एयरपोर्ट यहाँ का माना जाता है जहाँ पर लगातार हमले हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ये शहर है मशहद, और यहाँ पर काफ़ी धार्मिक संस्थान भी मौजूद है, इमारतें भी दिख रही हैं। ठीक उसके पीछे आपको जो काला धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है, बताया जा रहा है यही हमला किया था। अब ज़्यादातर हमले आपको हमेशा ये लगेंगे कि रेजिडेंशियल एरिया में हो रहे हैं,
रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। लेकिन IRGC के अगर बात की जाए तो इसने अपने ज़्यादातर जो कमांड सेंटर्स हैं या फिर इनके जो ठिकाने हैं रिहायशी इलाकों में बनाए गए हैं, ताकि एक तरह से जब लड़ाई हो, उन्हें क्योंकि पता था आज नहीं तो कल लड़ाई होनी है, तो ऐसे में रिहायशी इलाकों में तलाशना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के सेंटर्स को या फिर बेसेस को। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया। ट्रंप ने अमेरिकन सेना के प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया। आर्मी चीफ के अलावा ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड के जनरल डेविड हॉडने को भी पद से हटाया गया। मेजर जनरल विलियम ग्रीन को आर्मी के चीफ ऑफ चैपलन्स के पद से पदमुक्त किया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले के पीछे कारण क्या है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि पीट हेग्सेथ एक ऐसे जनरल को सेना की कमान देना चाहते हैं जो ट्रंप और उनके विजन के हिसाब से काम करे, जो ग्राउंड पर फोर्सेस ले जाने के लिए उतने ही उत्सुक हों जितना कि ये डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ हैं। इस फैसले का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों के मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाई जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि रैंडी जॉर्ज, डेविड हॉडने और जनरल विलियम ग्रीन इस तरीके के किसी संभावित ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ है, उसकी सहमति में नहीं थे। अब इजराइल पर ईरानी हमले का नया वीडियो भी आया है। पेटाह टिकवा पर ईरान के हमले का एक वीडियो सामने आया है। तो ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं उसकी एक और तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इजराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं जिसमें एक मिसाइल टारगेट पे हिट करता हुआ नजर आ रहा है। पीछे तेज आपको आयरन की आवाज सुनाई देगी। लगभग एक ही तरह के वीडियोस कई बार सोशल मीडिया में आ रहे हैं, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि एक ही तरह का वीडियो लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जो आप पाथ देख रहे हैं मिसाइल का उसी तरह का है जो आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखी। तेल अवीव पर ईरान के मिसाइल अटैक की एक और खबर। इजराइल का डिफेंस सिस्टम मिसाइल को रोक पाने में नाकाम रहा। डेविड स्लिंग से रोकने की इसे कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई। अब तेल अवीव पर 3 तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान से IRGC लगातार मिसाइलें दाग रहा है, लेबनान से हिजबुल्लाह की लड़ाके हमले कर रहे हैं और यमन से हूती के ओर से ये बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो 3 अलग अलग इलाकों से इस वक्त इजराइल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और इजराइल लगातार इनको तबाह करता हुआ जा रहा है, जहां जहां पर भी हिजबुल्लाह के बेसेस हैं या फिर IRGC के। तेल अवीव पर ईरानी हमले का CCTV फुटेज भी आया है। तेल अवीव में सीधे बिल्डिंग पर जाकर एक मिसाइल गिरी और उसके बाद जो तबाही आई वो तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। जोरदार धमाका होता हुआ आप देख पा रहे हैं, उसके बाद फिर उठता हुआ ये काले धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि जहां पर भी मिसाइल हिट हुई है उसने अपने टारगेट को अचीव किया है। अब ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव में दहशत फैल गई है। मिसाइल अटैक के बाद सायरन गूंजने लगी, तो लगातार जो सायरन है वो इजराइल के अलग अलग शहरों में सुनाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि ईरान की ओर से लगातार जो हमले हो रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया कि 35 दिन की इस लड़ाई में लगभग 90 से ज्यादा जो खेप है, यानी कि हर बार या हर दिन जो मिसाइलें दागी जाती हैं वो करीबन 9 दफा से ज्यादा हो चुके हैं और लगभग 100 होने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना मिसाइल दागा गया और अभी भी कितना उनके पास जखीरा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला तेज कर दिया है। इजराइल के नाहरिया पर रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले से नाहरिया में कितनी तबाही आई है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका से दुनिया के फार्मास्यूटिकल बाजार को भी हिला देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि चुनिंदा फार्मा कंपनियों पर 100% तक का टैरिफ लगेगा। ट्रंप के इस कदम का मकसद अमेरिका में दवाओं की आसमान छूती कीमतों को कम करना और देश के भीतर ही दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ऐसे में विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिका में महंगी दवाएं बेचना बेहद कठिन हो गया है। यह फैसला उन कंपनियों पर लागू होगा जो अमेरिकी सरकार के साथ तय कीमत नहीं करते हैं और सरकार ने कहा है कि जो कंपनियां मोस्ट फेवर्ड नेशन
प्राइसिंग डील साइन करेंगी और अमेरिका में दवाएं बनाने के लिए फैक्ट्री लगाएंगी। उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो कंपनियां अभी डील नहीं करती हैं लेकिन अमेरिका में निवेश कर रही हैं, उन पर 20% टैक्स लगेगा। यह टैक्स अगले 4 साल में बढ़कर 100% तक हो सकता है। कंपनियों को सरकार से बातचीत के लिए समय भी दिया गया है। बड़ी कंपनियों को 120 दिन और छोटी कंपनियों को 180 दिन का वक्त मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है ताकि दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो।